ये कहानी थाई जेल से शुरू होती है। ली नाम का एक आदमी दीवारों से पेंट खींचकर और उसे पानी में मिलाकर चुपके से स्याही बना रहा है। वो ड्राइंग बनाने के लिए किताब के अंदर छिपे पंखों के सिरों का इस्तेमाल करता है और एक लिफाफे को सील करने के लिए नकली स्टैंप भी बनाता है। जब एक करप्ट गार्ड चिट्ठियां इकट्ठा करने के लिए आता है, सिर्फ उन कैदियों से जो उसे रिश्वत दे सकते हैं, तो ली को इससे बचने का एक चालाक तरीका मिल जाता है। एक और कैदी जोर से ध्यान भटकाता है और ली चुपचाप अपना लिफाफा गार्ड के बैग में रख देता है। ये सब प्लान किया गया था। ली ने ध्यान भटकाने का इंतजाम खुद किया था। थोड़ी देर बाद ली को उसके सेल से निकाला जाता है और बताया जाता है कि उसे हांगकांग भेजा जा रहा है। वो हो नाम के एक जासूस के साथ सफर करता है, अलर्ट रहता है और अपने आसपास सब कुछ देखता है। पुलिस स्टेशन में जासूस कई परेशान करने वाले जुर्मों का खुलासा करते हैं। कनाडा के एक हाईवे पर 7 आर्मड ट्रक गार्ड मारे गए। फिर गोल्डन ट्रायंगल मलिन नाम की जगह पर हमला हुआ, 82 लोग मारे गए, 157 घायल हुए। बाद में एक प्रिंटिंग मिल को जला दिया गया और आखिर में एक पुलिस वाला और एक आर्ट डीलर एक होटल में मरे हुए पाए गए। ये सभी क्राइम एक इंटरनेशनल नकली सामान बनाने वाले ग्रुप से जुड़े हैं। इसके ज्यादातर मेंबर मर चुके हैं। सिर्फ 2 लोग बचे हैं, ली और उसका रहस्यमयी बॉस जिसे सिर्फ पेंटर के नाम से जाना जाता है। पेंटर का चेहरा या लोकेशन किसी को नहीं पता। उसकी सिर्फ एक धुंधली फोटो है जो कनाडा में ली गई थी। डिटेक्टिव हो ली से पेंटर के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन ली डरा हुआ है। वो टूट जाता है ये सोचकर कि पेंटर क्या क्या कर सकता है, धमाके, तबाही, अफरा तफरी और वापस जेल भेजे जाने की भीख मांगता है। एक डिटेक्टिव उसे एक सेल में बंद कर देता है और उसे घूंसे मारता है। बाद में ली को खाने में सेडेटिव मिला हुआ खाना दिया जाता है। जब वो बेहोश होता है तो पुलिस बाल, स्किन, लार और खून के सैंपल इकट्ठा करती है। जब वो होश में आता है तो वे उसे बताते हैं कि सैंपल उसे होटल में हुए मर्डर से जोड़ते हैं और उस पर चार्ज लगाया जाएगा। ली जोर देकर कहता है कि सबूत प्लांटेड है और वो डरने से मना कर देता है। इससे पहले कि बात और बिगड़े, यून नाम की एक जानी मानी आर्टिस्ट अपने वकीलों के साथ ली को बेल दिलाने आती है। वकीलों का कहना है कि सबूत कमजोर है और ली को फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे रिहा नहीं करेगी। इसके बजाय वे एक डील ऑफर करते हैं, अगर यून ली को पेंटर के बारे में बात करने के लिए मना ले तो वे उसे जाने देंगे। इंटरोगेशन रूम में यून ली को ऑफर के बारे में बताती है। ली उसे याद दिलाती है कि बात करने से उन दोनों को खतरा है, लेकिन यून चाहती है कि पेंटर पकड़ा जाए क्योंकि उसने उसके मंगेतर को मार डाला था। उसकी खातिर ली बात करने के लिए मान जाती है। ली कैमरे के सामने बैठकर अपनी कहानी बताता है। 1985 में वो और यून वैंकूवर में मिले। दोनों टैलेंटेड पेंटर थे जो करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनका काम खरीदना नहीं चाहता था। 1 दशक बीत गया और वे मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। उनके घर की बिजली चली गई थी क्योंकि वे बिल नहीं भर पा रहे थे। परेशान होकर ली ने एक आर्ट गैलरी के साथ एक डील की, वो पैसे के बदले मशहूर पेंटिंग्स की नकल करेगा। उसने यून को नहीं बताया। उस रात उसने लाइट वापस चालू कर दी, ये बताते हुए कि उसने बिजली का बिल भर दिया है और अगले महीने यून के लिए एक सोलो शो का इंतजाम किया है। जब यून गैलरी वर्कशॉप में ली से मिलने गई तो उसे पता चला कि वो ओरिजिनल आर्ट नहीं बना रहा था, वो नकली आर्ट बना रहा था। उसने उससे कहा कि वो अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है, जबकि वो इससे कहीं ज्यादा काबिल है। ली इससे सहमत नहीं था। उसने अपना आर्ट बनाना छोड़ दिया था और उसे नकली आर्ट बनाना सच में मजेदार लग रहा था। यून ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन बहुत निराश थी। यून के आर्ट शो के आखिरी दिन ली देर से आया और उसे पता चला कि उसने बिना पूछे उसकी एक पेंटिंग लगा दी है। वह नाराज हो गया। फिर एक अजनबी ने मेहमानों के सामने ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि यह सिर्फ नकल है। भीड़ हंस पड़ी। यून ने उस आदमी के मुंह पर ड्रिंक फेंकी और उसे बाहर निकाल दिया। ली माफी मांगने के लिए अजनबी के पीछे बाहर गया और उस आदमी ने बताया कि उसने असल में ली की एक नकली पेंटिंग खरीदी थी। यह मजाक सिर्फ ली को अकेले में बात करने के लिए किया गया था। वे एक बार में गए। उस आदमी, जिसका असली नाम फुजियांग था, ने बताया कि वो एक नकली पेंटिंग का काम करता है और ली को अपनी टीम में चाहता था। उसने अपना कार्ड गैलरी में छोड़ दिया। गैलरी में वापस आकर यून का मैनेजर इस सीन और इस बात से बहुत गुस्से में था कि ली की पेंटिंग ही अकेली ऐसी पेंटिंग थी जो नहीं बिकी थी। ली अंदर गया, कुछ नहीं कहा और पेंटिंग वहीं जला दी। अगले दिन उसने फुजियांग को फोन किया। ली के लिए फुक्सियांग का पहला काम $100 का नोट फिर से बनाना था। ली घबरा गया और उसने मना कर दिया, ये बहुत खतरनाक था। फुक्सियांग ने उसका भरोसा जीतने के लिए अपने पर्सनल सीक्रेट शेयर किए। उसका असली नाम फुक्सियांग था और वो हांगकांग के 3 पीढ़ियों के नकली नोट बनाने वालों में से था। उसके परिवार में किसी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
उसकी टीम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती थी और उसके खरीदार ताकतवर लोग थे जो उसे बचाते थे। ली ने फिर भी मना कर दिया जब तक उसे पता नहीं चला कि यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है। इससे सब कुछ बदल गया। वह फुक्सियांग के साथ थाईलैंड के लिए प्लेन में बैठ गया। अमेरिकी सरकार ने एक रीडिज़ाइन किया हुआ डॉलर बिल जारी किया था जिसमें बहुत बारीक डिटेल्स थी, जिसमें माइक्रोप्रिंटेड शब्द भी थे, जिससे उसे नकली बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। ली ने कहा कि उन्हें और भी ज्यादा सटीक प्रिंटिंग प्लेट की जरूरत होगी। फुक्सियांग ने उन्हें यम से मिलवाया जो एक मास्टर प्लेट मेकर थे। टीम में 2 भाई भी थे, शम और बॉबी, जो लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी संभालते थे। उन्हें कलर शिफ्टिंग इंक और स्टार्च फ्री पेपर की जरूरत थी क्योंकि नकली डिटेक्टर पेन रेगुलर पेपर पर बैंगनी हो जाते हैं लेकिन असली बिलों में इस्तेमाल होने वाले स्टार्च फ्री पेपर पर पीले हो जाते हैं। टीम एक खाली वर्कशॉप में रहने लगी। ली ने हर छोटी डिटेल, लेटरिंग, बारीक लाइनें, यहाँ तक कि पोर्ट्रेट पर बालों के अलग अलग लटों की भी प्रैक्टिस करने में हफ्तों बिताए। आखिरकार वो इसे परफेक्ट कर गया। एक रात डिनर पर टीम इस बात पर बहस कर रही थी कि एक चीनी पेंटिंग असली है या नकली। ज्यादातर ने नकली कहा, ली ने असली कहा और बताया कि क्यों। चीनी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को लेयर्स में काट सकते थे और पेंट पूरी पेंटिंग में एक जैसा दिखेगा। वो सही था। फुक्सियांग ने अनाउंस किया कि वे अपने बिलों के लिए भी यही आइडिया इस्तेमाल करेंगे, लोहे के ड्रम से गीले पेपर पल्प में एक पैटर्न दबाना। एक बार जब ये सख्त हो जाता तो पैटर्न वाटरमार्क बन जाता जो कागज की 2 परतों के बीच सैंडविच जैसा होता। यम ने बताया कि वे सिक्योरिटी थ्रेड को बीच की परत में भी छिपा सकते हैं। यह एक शानदार सॉल्यूशन था। 2 महीने और 17 प्रोटोटाइप के बाद टीम ने एक परफेक्ट बिल बनाया। बस एक ही प्रॉब्लम बची थी, इनका रंग। एक दिन फुक्सियांग ने हाईवे पर कार रोकी। बिना किसी वार्निंग के उसने मास्क पहना और बंदूक निकाल ली। एक आर्मर्ड कार सड़क रोक रही थी। शूटआउट शुरू हो गया। ली घबरा गया लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन ली। टीम के एक मेंबर ने दूर से गार्ड्स को मार डाला और टायरों में गोली मार दी। उन्होंने बाकी गार्ड्स को काबू में किया, उन्हें बांध दिया और इनके कैन चुराने के लिए आर्मर्ड कार तोड़ दी। अंदर छिपे एक गार्ड ने ली पर बंदूक तान दी। वह स्तब्ध रह गया। फुक्सियांग ने उसे एक तरफ धकेला और कंधे में गोली लग गई। गुस्से में फुक्सियांग ने गार्ड को मार डाला और फिर अपनी टीम के विरोध के बावजूद आर्मर्ड कार को उड़ा दिया जिसमें सभी एम्प्लॉय अभी भी अंदर थे। ली ने साफ कर दिया कि वो किसी को मारना बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने फुक्सियांग से कहा कि वो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाएगा। फुक्सियांग ने गुस्से में अपना गिलास फेंका लेकिन ली से ठंडेपन से कहा कि वो जो चाहे करे। फुशियांग ने दुनिया भर में घूमकर ताकतवर क्राइम लॉर्ड्स को नकली नोटों से भरे सूटकेस पहुंचाए। टीम ने बहुत सारा असली कैश जमा कर लिया। इस बीच ली को बिल्कुल सही हरे रंग की एक कार मिली। उसने फैक्ट्री में बना पेंट ढूंढा और उसे एकदम सही मैच में मिला दिया। अब उन्हें फिर कभी स्याही चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन जनरल नाम के एक थाई क्राइम बॉस के रिप्रेजेंटेटिव वर्कशॉप का इंस्पेक्शन करने आए। उनमें जियाओ किंग नाम की एक औरत भी थी जो जनरल की नकली नोटों की एक्सपर्ट थी। उसने नकली नोटों को ध्यान से देखा और वो साफ तौर पर इम्प्रेस हुई। जब वो वहां थी, ली कॉरिडोर में फिसल गया जिससे हरा पेंट कांच के दरवाजे पर फैल गया। हरे रंग के धब्बे के बीच उसकी और जियाओ किंग की आंखें मिली। फुक्सियांग ने बताया कि उसने ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीदा है ताकि वो आखिरकार यून के साथ रिटायर हो सके। उसने ली को एक डेटोनेटर दिया और कहा कि सिग्नल मिलने तक उसे छिपाकर रखे। वे दोनों जंगल में गहरे जनरल के कंपाउंड में गए। ली ने वहां जो देखा वो डरावना था। गार्ड आराम से आम लोगों पर गोली चला रहे थे। अंदर जनरल ने बातचीत करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि वो फुक्सियांग के पिता का करीबी दोस्त था। फुक्सियांग को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी जैकेट खोली तो उसके शरीर पर बंधे एक्सप्लोसिव दिखे। जनरल ने उन रूसियों को हायर किया था जिन्होंने उसके पिता को मारा था। ये बदला था। उसने ली से डेटोनेटर दबाने को कहा। आसपास के गार्ड्स की धमकी के बाद ली ने डेटोनेटर गिरा दिया। पास में एक कार में धमाका हुआ लेकिन कोई नहीं मरा। इसके बाद पूरी तरह से जंग छिड़ गई। फुक्सियांग ने जनरल के पैर में गोली मारी, गार्ड्स की भीड़ से लड़ा, 2 बार गोली खाई और आगे बढ़ता रहा। शम ने दूर से कंपाउंड पर बमबारी की जिससे इमारतें और ज्यादातर सेना तबाह हो गई। इस अफरा तफरी में शम के हाथ से एक ग्रेनेड निकल गया और धमाके से आसपास के सभी गार्ड एक साथ मर गए। इस बीच ली ने देखा कि जियाओ किंग में आग लग गई है। वह जलती हुई बिल्डिंग में भागा और अपनी जैकेट से आग बुझाई, फिर उसे बाहर ले गया। बॉबी जनरल के ट्रक से फुक्सियांग को बचाते हुए बेहोश हो गया। फुक्सियांग ट्रक पर कूदा और ड्राइवर को गोली मार दी, फिर टायर उड़ा दिए। ट्रक क्रैश हो गया। जनरल की मौत हो गई। फुक्सियांग ने उसकी अंगूठी एक ट्रॉफी के तौर पर ले ली और ली को जाने पर जियाओ किंग को साथ ले जाने दिया। टीम 1 साल के लिए गोल्डन ट्रायंगल में गायब हो गई। जियाओ किंग को जलने के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
फुजियांग ने उसे यून के नाम का इस्तेमाल करके एक नकली पासपोर्ट दिलवाया। ली ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन फुजियांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में एक आर्ट गैलरी में फुजियांग ने यून की हर पेंटिंग खरीद ली और ली की तरफ से उसे इम्प्रेस करने के लिए उन्हें रिजॉर्ट भेजने का प्लान बनाया। ली ने उससे कहा कि यून गंदे पैसे से खरीदे गए गिफ्ट नहीं चाहेगी। उनकी बहस तब खत्म हो गई जब रिपोर्टर यून का पीछा करते हुए अंदर आ गए और ली ने सुन लिया कि अब उसकी अपने मैनेजर से सगाई हो गई है। दिल टूटकर वो बाहर चला गया। हांगकांग वापस आकर डिटेक्टिव हो ने विंग चिट के साथ पार्टनरशिप की, जो कैनेडियन फेडरल पुलिस का एक नकली नोट बनाने का एक्सपर्ट था और दुनिया भर में नकली बिलों को ट्रैक कर रहा था। उन्होंने याम की एंटीक शॉप पर नजर रखी। फिर वे संभावित खरीदार बनकर ब्रोकर्स के जरिए काम करते रहे, जब तक कि उन्हें एक बोट पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया जिसमें पेंटर के शामिल होने की बात कही जा रही थी। पेंटर नहीं आया, उसने इसके बजाय शम और बॉबी को भेज दिया। विंग चिट ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। जब भाइयों ने हो को टेस्ट किया तो वो उसके साथ पानी में कूद गया। उन्होंने उसे एक फोन दिया और कॉल का इंतजार करने को कहा। एक यॉट पर फुक्सियांग ने ली से बिना इजाजत के शियाओ किंग के साथ जाने के उसके प्लान के बारे में पूछा। बहस तब रुकी जब टीम ने बताया कि नए क्लाइंट तैयार हैं, लेकिन फुक्सियांग को अचानक याद आया कि उसने विंग चिट को यम की दुकान के बाहर देखा था। उसे एहसास हुआ कि क्लाइंट अंडरकवर पुलिस वाले थे। टीम वर्कशॉप की ओर वापस भागी। यम को बताया गया कि उसके ही एक क्लाइंट ने उन्हें फंसाया है। उसने अपनी जान की भीख मांगी। फुक्सियांग ने फिर भी उसे गोली मार दी। ली डर गया। फुक्सियांग ने भी ली पर बंदूक तान दी, लेकिन ली ने उसे पकड़ लिया और गोली चूक गई। फुक्सियांग ने उसे मुक्का मारा। फिर टीम ने पूरी वर्कशॉप जला दी। बाद में शहर में हो ने गैंग से मिलने जाने से पहले विंग चिट की घड़ी और फोन में ट्रैकर लगा दिए। फुक्सियांग को पता था कि वे पुलिस वाले हैं, इसलिए उसने विंग चिट को नकली पैसे के बदले प्रिंटिंग प्लेट बेचने की कोशिश की, ये कहकर कि वो रिटायर हो रहा है। जब विंग चिट ने मना कर दिया तो फुक्सियांग ने ली से उसे गोली मरवा दी। ली हिचकिचाया। विंग चिट बंदूक के लिए झपटा। फुक्सियांग ने खुद विंग चिट को गोली मार ली, फिर ली को उसकी कायरता के लिए डांटा। फुक्सियांग ली को एक बेडरूम में घसीट ले गया जहां यून और उसके मंगेतर बंधे हुए थे और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसने ली को मैनेजर को गोली मारने का ऑर्डर दिया। इसके बजाय ली ने फुक्सियांग पर बंदूक तान दी। फुक्सियांग जानता था कि वो ट्रिगर नहीं दबाएगा और उसने शांति से मैनेजर को ही गोली मार दी। ली यून के पास भागा। पूरी टीम ने गोली चला दी। फिर जियाओ किंग दिखाई दी। उसने टीम के एक सदस्य को पीछे से चाकू मारा, जिससे एक झूमर नीचे गिर गया। फिर भाइयों को मार डाला। सिर्फ फुक्सियांग दरवाजे के पीछे छिपकर बच निकला। जब फुक्सियांग ने ली की आज़ादी के बदले अपनी आज़ादी देने का ऑफर दिया तो ली के अंदर आखिरकार कुछ बदल गया। उसने फुक्सियांग के सीने में कई गोलियां चलाईं। फिर ली और शियाओ किंग यून को पीछे छोड़कर एक साथ भाग गए। अभी के समय में ली अपनी कहानी खत्म करता है और पुलिस को शियाओ किंग और फुक्सियांग का स्केच बनाने में मदद करता है। हो उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत देता है। उस रात ली अपने होटल में यून से फिर मिलता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में हो तब हैरान रह जाता है जब फुक्सियांग जैसी पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक आदमी अंदर आता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो एक असली, पूरी तरह से बेगुनाह पुलिस वाला निकलता है। ली ने बस इस ऑफिसर को तब देखा था जब उसे जेल से बाहर ले जाया जा रहा था और उसने उसके चेहरे का इस्तेमाल करके मंगड़ंत फुक्सियांग बनाया था। पूरी कहानी झूठ थी। कोई फुक्सियांग नहीं है। ली शुरू से ही पेंटर था। जिस औरत को सबने यून समझा जो ली को बचा रही थी, वो जियाओ किंग थी। ली ने उसे जलते हुए कंपाउंड से बचाने के बाद सर्जनों से उसका चेहरा ठीक यून जैसा बनवाया। जेल से उसका लेटर उसी के नाम था, साथ में उसके असली चेहरे का एक पोर्ट्रेट भी था। जियाओ किंग ने ही असली यून और उसके मंगेतर को किडनैप किया था, ये सोचकर कि अगर उसे यून बनना है तो असली वाले को गायब होना होगा। ली होटल शूटआउट में बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच गया था और जिस औरत को उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले सड़क पर देखा था वो जियाओ किंग थी, जिस पर पहले से ही यून का चेहरा था। ली और जियाओ किंग एक नाव पर देश से भाग जाते हैं, लेकिन जियाओ किंग किसी और की जगह जीने से थक जाती है। ली उसे कभी भी उसके असली रूप में प्यार नहीं करेगा। वो यून के विचार से ऑब्सेस्ड है, उसके साथ नहीं। थकी और टूटी हुई वो पुलिस को बुलाती है। नाव को जल्दी से घेर लिया जाता है। फिर जियाओ किंग नाव पर छिपे बम को ब्लास्ट कर देती है। वे दोनों मर जाते हैं, ठीक देख रहे अधिकारियों के सामने। इसके बाद हो को असली यून मिल जाती है और वो उसे बताती है कि जिस आदमी ने उसके मंगेतर को मारा था वो मर चुका है। जब हो उसे ली की एक फोटो दिखाती है तो यून का जवाब डरावना होता है। वो उसे मुश्किल से जानती थी। वो एक अजीब, जुनूनी पड़ोसी था जो उस पर फिदा था। यहाँ तक कि उनकी कही जाने वाली लव स्टोरी भी उसके वहम पर बनी थी। वो क्राइम की दुनिया में जिंदा रहने के लिए नहीं, वफादारी के लिए नहीं, बल्कि बस इस उम्मीद में आया था कि इससे वो उससे प्यार करने लगेगी।